तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक रेगुलर इनकम स्ट्रैटेजी के बारे में, जिससे हम एक रेगुलरली एक इनकम जनरेट कर पाएंगे आपके पास जितना भी कैपिटल हो। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपेक्टेशन के बारे में कि मार्केट में आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए। लोग एक्सपेक्टेशन ही गलत लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो 1 लाख रुपए लेके आ रहे हैं, तो वो सोचेंगे कि 1 लाख रुपए मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है, मैं इससे 50,000 रुपये बना लूँगा, मैं इससे 1 लाख रुपये बना लूँगा। आप सोचो दुनिया के जो बेस्ट हेज फंड्स है वही 40-50% रिटर्न निकालते हैं सालाना। तो आपको ऐसी कौन सी स्किल्स आती है कि आप उससे ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो आपको एक्सपेक्टेशन अपनी उसी हिसाब से रखनी पड़ेगी जिसके हिसाब से अपनी स्किल्स है। मैं मिनिमम एक्सपेक्टेशन मान के चलता हूँ कि अगर मैं एक अच्छा ट्रेडर हूँ तो अगर मैं 4 to 5% महीने का अर्न कर रहा हूँ तो आई एम अ गुड ट्रेडर। दूसरा कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको रहेगी इसमें। मिनिमम आपके पास अगर 1 लाख रुपए है तो उसी से हम क्या कर सकते हैं, आगे के ट्रेड्स जो है ले सकते हैं। साइकोलॉजी एंड मनी मैनेजमेंट क्या रहेगा, ठीक है, आपको कौन से मार्केट कंडीशंस में एंटर करना है, कौन से मार्केट कंडीशन में एंटर नहीं करना है, कौन से प्राइजेस पे एंट्री करना है, कौन से विक्स कंडीशन में एंट्री करनी है, कौन सी वॉलेटिलिटी कंडीशंस में एंट्री करना है, कितना वेगा होना चाहिए, कितना डेल्टा होना चाहिए, ग्रीक्स का कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो ये सब चीज़ आपको सीखनी बहुत ज़रूरी है। एंड मनी मैनेजमेंट हम सीखेंगे कि जितना कैपिटल हमारे पास है उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय कर सकते हैं मार्केट में। कौन सी एसेट क्लास में हम ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करेंगे, मतलब निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, या फिर कहाँ पे। मैं ये निफ्टी में आपको बता रहा हूँ एंड मैं भी खुद भी निफ्टी में ही करता हूँ ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय। तो आप भी जो है ये निफ्टी में कर सकते हैं। वहाँ पे क्या लिक्विडिटी अच्छी मिलती है क्योंकि हम कैलेंडर स्प्रेड्स में ट्रेड करते जाते हैं। मेरा सिर्फ काम कैलेंडर स्प्रेड्स का है, मैं कैलेंडर स्प्रेड्स ट्रेड करता हूँ। तो मेरे को चाहिए मंथ में एंट्रीज, और मैं वीकली का खेल नहीं खेलता। मेरे को चाहिए मंथ में लिक्विडिटी। फॉर एग्जांपल फरवरी में, मार्च में। अभी ऐसा भी आप सोच सकते हो मैंने दिसंबर में भी ट्रेड लिया है क्योंकि मेरे को अपने फेवर में थीटा तो रखना ही है, बट वेगा भी मेरे को अपने अगेंस्ट में नहीं करना है। तो इसलिए मैं एक्सपायरीज में प्ले करता रहता हूँ ताकि सारे जो ग्रीक्स हैं वो मेरे फेवर में रहें। तो उसके बाद हम बात करें थिंग्स टू कीप इन माइंड, हाउ टू डिप्लॉय कैसे करनी है, कौन सी स्ट्राइक्स प्राइस हमें चूज करनी है, कौन से मार्केट सिचुएशंस में हमें डिप्लॉय करनी है स्ट्रैटेजी। तो उसके ऊपर बात करेंगे। व्हेन टू डिप्लॉय, कब करनी है ये, कौन सी एक्सपायरी पे करनी है, कौन सी एक्सपायरी पे नहीं करनी है, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है वॉलेटिलिटी सिचुएशंस क्या है, उन वॉलेटिलिटी सिचुएशंस में हमें डिप्लॉय करनी है। हाउ टू एडजस्ट व्हेन इज अगेंस्ट यू। अब सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि आपने डिप्लॉय कर दी, उसके बाद आपको पता ही नहीं इसको एडजस्ट कैसे करना है। तो उसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम सीखेंगे कि इसको एडजस्ट कैसे करते हैं अगर आपके अगेंस्ट में चली गई। तो शुड नो द वर्स्ट एंड द बेस्ट केस। यू शुड नो द वर्स्ट केस सिनेरियो एंड द बेस्ट केस सिनेरियो। बिकॉज अगर आपके अगेंस्ट में कोई चीज़ गई है, फॉर एग्जांपल आपने एक स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर दी, डायगोनल कैलेंडर आपने डिप्लॉय कर दिया एंड वो आपके अगेंस्ट में चला गया, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें एडजस्टमेंट्स कैसे होंगे एंड वो एडजस्टमेंट्स आपके अगेंस्ट में नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अब मान लो आपने स्ट्रैटेजी तो खड़ी करी है 2 लाख रुपए में, आप एडजस्टमेंट्स में आपको चाहिए उसमें 2 लाख और, तो वो एडजस्टमेंट्स नहीं होते। तो उसके बारे में बात करेंगे कैसे कम कैपिटल में हम एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। वॉलेटिलिटी कंडीशंस कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे कि कौन सी वॉलेटिलिटी कंडीशन में डिप्लॉय करनी है, कौन सी में नहीं करनी है, विक्स क्या होना चाहिए, आईवी क्या होनी चाहिए, वेगा क्या होना चाहिए, ठीक है, और कौन कौन से रूल्स हम फॉलो करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो शॉर्ट करना है हमें आईटीएम कॉल। अब यहीं पे कई लोगों का वो हो जाएगा कि आईटीएम शॉर्ट कैसे कर सकता है कोई, इन द मनी शॉर्ट तो करेंगे तो हम तो पहले ही लॉस में बैठे। बट यही एक ट्रिक है, यहाँ पे हमें नियर मंथ का शॉर्ट करना है एंड मंथली करेंगे, वीकली का इसमें कोई खेल नहीं है, मंथली शॉर्ट करना है आईटीएम कॉल एंड पुट। अभी मैं दिखाऊंगा अभी लाइव करके। लॉन्ग फार मंथ आईटीएम बट 200 से 500 पॉइंट अबव द सोल्ड स्ट्राइक्स, मतलब जो आपने स्ट्राइक बेची है, फॉर एग्जांपल 24,000 की आपने कॉल बेची हुई है, तो उससे अबव मतलब 24,500 या फिर 24,300 200 जहाँ पे भी लिक्विडिटी अच्छी अवेलेबल है वहाँ की आप बाइंग कर लोगे फार मंथ की। ओनली डिप्लॉय इन न्यूट्रल वॉलेटिलिटी इन्वायरमेंट और लो वॉलेटिलिटी। अब जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें, उसमें आपको क्या करना है कि लो वॉलेटिलिटी में सिर्फ डिप्लॉय करना है, ठीक है। हाई वॉलेटिलिटी में स्ट्रैटेजी आपको लॉस देगी। तो जब लो वॉलेटिलिटी कंडीशन है, जनरली मार्केट लो वॉलेटिलिटी कंडीशंस में ट्रेड होता है। तो ये इंडिया विक्स का वीकली चार्ट है। आप देखोगे कि इन्हीं रेंज में जो है जनरली ट्रैवल करता रहता है, स्पाइक लगाता है बट फिर इस रेंज में वापस आ जाता है, स्पाइक लगाता है फिर इस रेंज में वापस आ जाता है। तो जनरली ये जो रेंज होती है इसकी विक्स की, वो होती है 10 से लेके 13 के बीच में। अगर यहाँ तक ये ट्रैवल कर रहा है बार बार तो ये लो विक्स कैटेगरी मानी जाती है। उसके ऊपर अगर ये 14 से लेके 16 या 17 तक ट्रैवल कर रहा है तो उसको हम मीडियम विक्स बोलते हैं, जिसको हम न्यूट्रल विक्स भी बोलते हैं। एंड उसके ऊपर अगर ये 16 से ऊपर 17 से ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड ऊपर जितना भी जा रहा है तो हाई वॉलेटिलिटी एरिया होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे 27 फेब का जो है मैंने 24,200 का जो पुट सेल किया है यहाँ पे 1,017 रुपये का, ठीक है। एंड मैंने 22,000 का कॉल सेल किया है, कितने का, 1414 रुपये का 22,000 का कॉल है, ठीक है। इतना सबको समझ में आया कि हमने शॉर्ट किया है नियर मंथ एंड जो हमने लॉन्ग किया है वो किया है फार मंथ 27 मार्च का।
एंड स्ट्राइक हमारी लगभग सेम ही है। फॉर एग्जांपल जो हमने पुट सेल किया है 24,200 का, उसका प्राइस था 1,017, पर जो हमने पुट बाय किया है वो बाय किया है 24,500 का, जिसका प्राइस है 1,222 रुपये। एंड कॉल हमने 22,000 का सेल किया था एंड हमने 22,000 का ही कॉल बाय कर लिया है। तो ये आपको समझ में आ गया कि सेल क्या करना है, बाय क्या करना है। लगभग उसी स्ट्राइक के आसपास का आपको बाय एंड सेल करके रखना है। अब यहाँ पे आप देखोगे इसको हम बोलते हैं डायगोनल कैलेंडर स्प्रेड। तो डायगोनल कैलेंडर हमारा बन गया है यहाँ पे। अब आपकी इसमें अगर रेंज देखोगे आप तो 7.5% की नीचे की साइड में एंड 7% की ऊपर की साइड में। मतलब अगर मार्केट 24,700 के ऊपर नहीं जाता है एंड 21,400 के नीचे नहीं जाता है, जब तक आपको इसमें प्रॉफिट होने वाला है। एंड ये रेंज बड़ी होती रहेगी जब आपका ये ऑफसेट जो है वॉल्टिलिटी का इंक्रीज होता रहेगा। अब देखो यहाँ पे ऊपर की साइड में आपको 7% था, अब 7.5%, नीचे की तरफ आपको 7.5 था, अब 8%, 8.5% है। तो ये वॉल्टिलिटी जैसे जैसे इंक्रीज होती रहेगी आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होता रहेगा। यहाँ पे आप देखोगे अगर पहले 25,000 का प्रॉफिट था आपको पर लॉट एंड ये वॉल्टिलिटी में 20,000 का था एंड उसके बाद अगर वॉल्टिलिटी इंक्रीज हुई यहाँ से मिनिमम 3% भी, तो आपको जो 26,000 का प्रॉफिट है यहाँ पे, ठीक है। एंड लॉस भी डिक्रीज होता रहेगा, रेंज भी बड़ी होती रहेगी। एंड आपका पीओपी अगर दिख रही होगी आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट वो 85% के अराउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी अच्छी मिल रही है। 6 का थीटा है यहाँ पे एंड जो हमने कॉल सेल की उसमें भी 6 का है, तो 6 का तो हम क्रेडिट खा रहे हैं, बट हम जो बाय कर रहे हैं उसमें हमारा डेबिट जा रहा है, वो जा रहा है 4.6 एंड 4.6। तो नेट हम किस में है, थीटा मिल रहा है हमें 3 रुपये का नेट में। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है वेगा। हमने जब प्रीमियम शॉर्ट किए थे तो हम नेगेटिव वेगा में बैठे हुए थे, तो हम वॉल्टिलिटी नेगेटिव में बैठे हुए थे। बट हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से, लो वॉल्टिलिटी में अगर हम स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर रहे हैं तो वॉल्टिलिटी इंक्रीज होगी यहाँ से। तो अब हमें बचाएगा कौन, ये मार्च वाला जो हमने बाय किया हुआ है ये हमें बचाएगा उस सिचुएशन में। तो नेट हम क्या है, वेगा पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी कब बनानी है, लो विक्स में बनानी है, लो जब वॉल्टिलिटी हो तब बनानी है। अब पे ऑफ ग्राफ देखो आपका यहाँ पे, एंड एडजस्टमेंट्स कैसे होंगे, इसके एडजस्टमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक्सपायरी हमेशा मंथली चूज करनी है। उसके बाद हमेशा जो आप बाइंग चूज करोगे उससे नेक्स्ट मंथ, या फिर आप अगर दूर ही जाना है तो लीप्स में जा सकते हो। मिनिमम डेज टू एक्सपायरी आपके जिसको बोलते हैं DTE, वो मिनिमम होनी चाहिए 90 डेज से ज़्यादा जो हम बाय कर रहे हैं उसकी। अगर आप नेक्स्ट मंथ में नहीं जाना चाहते, आपको और वेगा पॉजिटिव चाहिए, तो आप लीव्स में बाय कर सकते हो, मिनिमम 90 डेज से ज़्यादा की एक्सपायरी चूज कर सकते हो। एडजस्टमेंट्स कैसे करने हैं, फॉर एग्जांपल मार्केट ऊपर चला जाता है, मार्केट ने आपकी जो 7% की ऊपर की रेंज है वो भी ब्रीच कर दी, एग्जांपल मान के चलते हैं, ठीक है। आप ये ध्यान से देखना कि हमें अगर मार्केट कल के दिन 5% भी गैप अप खुल जाता है, या फॉर एग्जांपल मार्केट गैप डाउन खुलने के ज़्यादा चांस होते हैं, तो कल के दिन अगर 5% मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो हमें सिर्फ यहाँ पे 1,100 रुपये का प्रॉफिट लॉस है। आप सोचो 5% गैप डाउन खुलने पे भी हमें सिर्फ 1,100 रुपये का लॉस है यहाँ पे। एंड अगर मार्केट 7% गैप डाउन खुल जाता है तो हमें 3,000 का सिर्फ यहाँ पे लॉस है। तो ये स्ट्रेटजी काफ़ी आपको हेल्प कर सकती है, इसमें यहाँ पे रिस्क आपका बहुत कम है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल आपने प्राइस आपका यहाँ पे आ गया, जो आपने सेल किया हुआ था वहाँ तक आ गया प्राइस। अब सेल आपने कौन सा किया हुआ था, कॉल 22,000 का, तो 22,000 का आपने कॉल सेल किया है, मार्केट आ गया 22,100 के आसपास। तो आप कैसे इसको एडजस्ट करोगे, तो इस 22,000 की जो आपको कॉल है उसमें लॉस होगा आपको, बट जो आपने बाइंग कर रखी है 22,000 की कॉल मार्च की, उसमें आपको प्रॉफिट होगा। तो नेट आपको प्रॉफिट होगा, क्यों, क्योंकि अगर मार्केट इतना तेजी से ऊपर गया है तो वॉल्टिलिटी भी इंक्रीज हुई होगी वहाँ पे, बट फिर भी हम मान के चलते हैं कि आपको लॉस हुआ है। तो उसको एडजस्ट कैसे करोगे आप, आपको क्या करना है कि आपको जो 22,000 की कॉल में लॉस हो रहा है वो आप निकाल दोगे, एंड जो प्रॉफिट हो रहा है वो आप निकाल दोगे। तो जो आपका बीच का जो डिफरेंस हुआ वही प्रॉफिट या फिर लॉस होगा आपका। एंड आप सेम दूर जाके वापस आप क्या करोगे, 22,000 आपने सेल किया था, 22,000 ही बाय किया था, तो आप क्या करोगे, आप 23,000 या फिर 22,500 22,800 के आसपास का सेल और बाय कर लोगे। मतलब अपने जो स्प्रेड आपने बनाया था आगे की तरफ उसको शिफ्ट कर लोगे आगे। अब आपकी रेंज और 1000 पॉइंट बढ़ जाएगी ऊपर की तरफ। अभी आपको देखो 24,685 के आसपास की रेंज मिल रही है, जो कि 6.6% की होती है। तो अगर आप ये एडजस्टमेंट्स कर लोगे तो आपकी जो रेंज हो जाएगी वो लगभग 8% के आसपास की हो जाएगी। तो रेंज बड़ी हो जाएगी आपकी। अब ऐसा तो एनी मार्केट अगर ऊपर गया है तो जाता ही रहेगा, 10% 12% बढ़ जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है। एंड अगर जाता भी है तो सेम एडजस्टमेंट्स करने हैं कि बाइंग एंड सेलिंग लेग्स को निकालना है एंड उसका आगे खड़ा कर देना उससे जाके, ठीक है। तो ऐसे इसमें एडजस्टमेंट्स होगा। सेम अगर पुट की साइड में भी चला जाता है तो सेम पुट की साइड में भी ऐसे एडजस्टमेंट्स होंगे।